नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अजमेर से यह बड़ी खबर, जहां पर मतगणना स्थल पर भारी हंगामा हुआ है। परिणाम जारी न करने को लेकर यह हंगामा किया गया है। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज जैन 1 वोट से जीते थे। 1 घंटे बाद भी यह परिणाम जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आपत्ति जताई थी। बीजेपी के प्रत्याशी ने मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया है। अभिजीत हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त अजमेर से जुड़े हैं। अजमेर से क्या जानकारी अभिजीत, हंगामे की वजह? देखिए अभिषेक, वार्ड नंबर 66 है, जहां से भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश चौहान चुनाव लड़ रहे थे। उनके नतीजे जब निकल के सामने आए तब नीरज जैन 1 वोट से विजयी थे, लेकिन काफी लंबे समय बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से उन्हें उनकी जीत को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं करने और जो जीत का सर्टिफिकेट है वो नहीं देने के चलते यहां पर काफी हंगामा खड़ा हुआ था। और जो भाजपा के खेमे हैं वहां से दोनों विधायक जो है अनीता बघेल और वासुदेव देवनानी वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने औपचारिक रूप से जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी है कैलाश चंद शर्मा, उनके सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उप जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद काफी यहाँ पे हंगामे हुआ था। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश चौहान, वो करीब 1.5 घंटे बाद यहां पर पहुंचे थे और आपत्ति दर्ज करा थी, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने गणेश चौहान की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और अब से कुछ देर पहले भाजपा के प्रत्याशी नीरज जैन को औपचारिक रूप से 1 वोट से विजयी डिक्लेयर करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया है। पूरा घटनाक्रम करीब आधे घंटे तक चला। मतगणना कक्ष के अंदर गहमा गहमी हुई, यहां तक कि हाथापाई तक की नौबत जो है वो दोनों ही समर्थकों के बीच में उत्पन्न हुई थी। पुलिस ने बामुश्किल दोनों पक्षों को संभाला था और कानून व्यवस्था न बिगड़े इस बात को सुनिश्चित करते हुए अब से कुछ देर पहले नीरज जैन को उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया है और यहां से मतगणना स्थल से अब वो वापस जहां पर तमाम भाजपा के जो विजयी पार्षद हैं उनको जहां बाड़ेबंदी में रखा गया है वहां के लिए वो रवाना हो गए हैं। अभिषेक, अभिजीत, तो सभी जो 80 वार्ड हैं अजमेर में, सभी के रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, तमाम 80 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जबकि 1 वार्ड तो पहले से ही निर्विरोध रूप से बीजेपी के खाते में चला गया था। 79 वार्डों के लिए आज गिनती हुई थी, इनमें से 47 वार्डों पर अब तक जो जानकारी मिली है वो बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला है। एक बार वापस से अजमेर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनना लगभग तय हो चुका है और चूंकि अब लड़ाई जो है वो लड़ाई मेयर पद के लिए होगी। चूंकि भाजपा का स्पष्ट बहुमत है इसलिए ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाडा की धर्मपत्नी वार्ड 51 से ब्रजलता हाडा चुनाव लड़ रही थी और हमें जो भाजपा के शीर्ष सूत्र बता रहे हैं कि मेयर पद के लिए एक नाम का पैनल जो है वो बिल्कुल अभिजीत, तो परिणाम जो है वो पूरे आ चुके हैं अजमेर से। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बीजेपी कैंडिडेट का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। अभी तक मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। मैं जीता हुआ हूं, 1 वोट से मेरी जीत हो गई है। 3 वोट से जीत मेरी हो गई है और जीत के बाद में आपत्ति कोई दर्ज नहीं हुई, उसके बाद भी अभी तक उसको रोक करके बैठे। अभी तक क्या कारण क्या है भैया? प्रशासनिक दबाव है, प्रशासन पे दबाव है। देखिए मैं आपको तो ये नीरज जैन जो कि 1 वोट से जीते और अभी अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। अभिजीत, अब आप अपनी बात को आगे रखिए, क्योंकि बात आप कह रहे थे मेयर पद को लेकर के अब खींचतान शुरू होगी और साथ ही आप ये भी बता रहे थे कि बाड़ेबंदी भी शुरू हो चुकी है। देखिए, बाड़ेबंदी तो मतदान के समाप्त होने के साथ ही तमाम जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन सबको एक जगह एकत्रित कर लिया गया था और आज जब चूंकि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन तमाम विनिंग कैंडिडेट्स को दोपहर बाद, जैसा आपसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी भाजपा के एक शीर्ष नेता से, उनका ये कहना था कि अजमेर जिले से बाहर इन तमाम विजयी कैंडिडेट्स को ले जाया जाएगा और जब तक कि मेयर पद का चुनाव नहीं हो जाता है ये तमाम जो भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं अब आधिकारिक रूप से, वो वहीं पर रहेंगे। मेयर पद जो कि मैंने बताया आपको SC महिला के लिए आरक्षित है और सबसे प्रबल दावेदार शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाडा की पत्नी
ब्रजलता हाडा हैं जो चुनाव जीत चुकी हैं। और ये बताया ये भी जा रहा है कि मेयर पद के लिए किसी तरह का कोई खींचतान बहुत कम संभावना है इस बात की कि भाजपा में कोई और दूसरा बड़ा नाम जो है ब्रजलता हाडा के सामने निकल कर आएगा। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं कि डॉक्टर प्रियशील हाडा जो है दोनों ही विधायक वासुदेव देवनानी और अनिता बघेल की पसंद के विधायक हैं। चुनाव से पहले ही इस बात को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी कि ब्रजलता हाडा ही अगर जीतती हैं तो वो मेयर पद की प्रत्याशी होंगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी एक बार फिर जो तमाम जो जीते हुए भाजपा के प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, ये इनकी एक रायशुमारी होगी, एक वोटिंग होगी। जैसा भाजपा के नेताओं का दावा है कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी का मेंटेन रहेगा और तमाम जीते हुए पार्षदों के बीच में वोटिंग कराई जाएगी कि किसको मेयर पद का कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमें सूत्र बता रहे हैं कि बहुत संभावना है कि डॉक्टर प्रियशील हाडा की पत्नी ब्रजलता हाडा ही मेयर पद के लिए भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी होंगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को महज 18 सीटें मिली हैं, 1 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गई है और 13 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो इन तीनों की गणित जो है वो कहीं ना कहीं जादुई आंकड़े से बहुत नीचे जाती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस मेयर पद के लिए कंटेस्ट करती है या नहीं करती है, या सिंपल वॉकओवर बीजेपी को दे देती है। अभिषेक। बिल्कुल अभिजीत, अब देखना अहम होगा कि कांग्रेस वहां पर अपना मेयर का कैंडिडेट देती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे आपसे। अभी चलते हैं भीलवाड़ा। प्रमोद हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, भीलवाड़ा से क्या अपडेट इस वक्त है? अभिषेक, सबसे बड़ी अपडेट यह कि भीलवाड़ा नगर परिषद के 70 वार्डों का चुनाव परिणाम घोषित हो चुका है और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत से दूर रही है। कुल 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 31 सीटों पर सफलता मिली है, कांग्रेस को 22 सीटों पर सफलता मिली है, 15 पर निर्दलीय जो ज़्यादातर बीजेपी के बागी है उन्होंने बाजी मारी। 2 एसडीपीआई ने भी अपना खाता खोल दिया, भीलवाड़ा में अपनी प्रदेश बता दी, एसडीपीआई को 2 सीटें मिली है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मैजिक फिगर से 5 सीट दूर है। 36 चाहिए, केवल 31 है। कांग्रेस की बात करें तो वो केवल 22 है। पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो कांग्रेस केवल पिछली बार 55 में से 8 सीटों पर चुनाव जीती थी। इस बार उसने अच्छा प्रदर्शन किया पर बहुमत तो नहीं ला पाई है, 22 है। बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के जितने भी नेता भीलवाड़ा में आए थे सारे राज्य स्तर के, उन सब ने कहा था मिशन 62, पर वो तो 50% पर आके ही अटक गया। केवल 31 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई है। सबसे बड़ी बात है कि जो नगर परिषद के पूर्व सभापति थे ओम नारायणीवाल, वो बीजेपी के सभापति के तगड़े दावेदार थे, तुलसीराम शर्मा से चुनाव जीत चुके हैं। ओम नारायणीवाल चुनाव जीत गए, मंजू पोखरना चुनाव जीत चुकी है और बीजेपी के जो उपसभापति थे देबू मुकेश शर्मा, वो चुनाव जीत चुके हैं। राकेश पाठक जो बीजेपी का एक बड़ा नाम है, सभापति पद का बड़ा दावेदार, वो चुनाव जीत चुका है। अगर मैं 6 नगर निकायों की बात करूं तो कांग्रेस को केवल आसीन में सफलता मिली है। मांडलगढ़ और गुलाबपुरा में निर्णायक स्थिति में निर्दलीय हैं और जबकि गंगापुर में और जहाजपुर में और शाहपुरा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। पर सबसे बड़ी बात है कि जहां कांग्रेस केवल एक जगह स्पष्ट बहुमत में है, 3 जगह निर्दलीयों के हाथों में बाजी है। पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा से अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि न केवल भीलवाड़ा नगर परिषद, बाकी हम गंगापुर जहाजपुर में भी अपना बोर्ड बनाएंगे, गुलाबपुरा में बोर्ड बनाएंगे, मांडलगढ़ में बोर्ड बनाएंगे। तो ये किस तरह बोर्ड बनाएंगे? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा का कहीं बीजेपी ने जिस तरह से अति उत्साह में 62 का दावा किया था उस तरह का दावा है। यह 7 तारीख को पता लगेगा कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष बनते, भाजपा के कितने अध्यक्ष बनते। अभी 7 में से बीजेपी 3 में स्पष्ट बहुमत ले पाई है, 1 जगह कांग्रेस और 3 जगह असमंजस की स्थिति है। हंग एक तरह से बोर्ड आया है। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये बेहद अहम है कि अब बोर्ड वहां कई जगहों पर बीजेपी के बन रहे हैं, कांग्रेस को एक जगह स्पष्ट बहुमत है, लेकिन कई जगहों पे निर्दलीय जो हैं उन्होंने कमाल किया है। अब चलते हैं हम अपने गेस्ट के पास। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त राजेश मांडिया जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलपी के, आरआर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ओम सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी के पास जाऊं उससे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसको देख करके आप क्या कहेंगे? आपका आकलन क्या कहता है? कांटे की टक्कर दिख रही है। देखिए, टक्कर तो कांटे की है, लेकिन टक्कर कांटे की इसलिए नहीं कही जा सकती कि पिछली बार जो चुनाव हुए उसके अंदर 30 वोट बने थे भारतीय जनता पार्टी के और 25
नहीं 90 में से 30 और 60 बने थे भारतीय जनता पार्टी के और 25 बने थे कांग्रेस के और 5 बने थे निर्दलियों के। वो सारी स्थितियां बदल गई हैं और बदली हुई स्थिति में जैसे आपने भीलवाड़ा का चुना और अजमेर का चुना, उसमें भी अपने आप में बड़ा संकट है जी। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस ने गेन किया तो उसको प्लस ही कहेंगे। हाँ, आरएलपी की तारीफ की जानी चाहिए कि नई पार्टी ने जिस तरीके से अपना स्थान बनाया अजमेर के अंदर, और मुझे लगता है कि ये पार्टी अपने आप में अर्थपूर्ण बन सकती है अगर निर्दलियों का साथ कंपटीशन वैसा कुछ कर सके तो। लेकिन अभी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए राजनीति में जो नया चलन चला है कि आप बाड़ेबंदी करते हैं, बाड़ेबंदी करने के बाद में खरीद फरोख्त का सिलसिला होता है और सारी पार्टियां कर रही हैं। मतलब ये नैतिकता का सिलसिला तो रहा ही नहीं कि आप जिस दल के साथ में हैं और जिसके कमिटेड हैं, जिसकी प्रतिबद्धता आपके साथ में होनी चाहिए, उसके साथ में ना रह करके और जहां से आपको कुछ लाभ मिल रहा होता है आप वहां चले जाते हैं। जैसे अभी भीलवाड़ा का बता रहा था कोई बीजेपी का एक मेयर तय है, लेकिन वो अब रहेंगे या नहीं रहेंगे मेयर, क्योंकि कांग्रेस का दावा अलग ही है, तो कहां से आएंगे बाकी लोग। तो ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है ये बड़ी खतरनाक और प्रजातंत्र के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये दल के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, ये बात आपने बेहद अहम कही ओम सैनी जी, क्योंकि चुनाव आप किस पार्टी के टिकट पे जीत रहे हैं, कल के डेट में उसी के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। ये एक बड़ी हकीकत है आज के डेट में और इससे ऊपर उठने की जरूरत है। लेकिन अब एक चीज आर तिवारी जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अभी परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस इससे संतुष्ट है या कुछ कमियां रही हैं, शायद और ज्यादा जोर लगाते तो शायद कुछ और आगे बढ़ पाते। मेरे ख्याल में अभिषेक जी अभी तक रिजल्ट पूरे आए नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि जो रिजल्ट आए हैं उससे मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूं। इससे अच्छा प्रदर्शन हमारा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार तो हमारे पास में 25 ही बोर्ड थे। अब की बार 90 में से हम अब 50 के आसपास बोर्ड बनाएंगे, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी की जो सरकार होती है वहां विद्रोहियों की संख्या ज्यादा हो जाती है। अभी भीलवाड़ा के बारे में जो कुछ बताया जा रहा था, वहां पर जो 3 निर्दलीय, जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर 3 निर्दलीय, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर है, परिणाम जारी न करने को लेकर हंगामा हुआ है। यह बड़ी खबर अजमेर से, बीजेपी प्रत्याशी नीरज जैन 1 वोट से जीते थे, 1 घंटे बाद भी उनका परिणाम जारी नहीं किया गया, जिसके बाद यहां पर जमकर हंगामा हुआ है और भादरा नगर पालिका के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। सभी 40 वार्डों के नतीजे जो हैं वो सामने अब आ चुके हैं और 40 में से 26 वार्डों पर निर्दलीय जीते हैं। बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 5 और सीपीएम को 1 वार्ड पर जीत हासिल हुई है। निर्दलीय के हाथों में सत्ता की जो चाबी है वो भादरा में रहने वाली है। अब ओम सैनी जी मैं आपके पास आता हूं, इसका जवाब मैं आप ही से चाहूंगा कि जनता जो है क्या विकल्प तलाश रही है? ना कांग्रेस ना बीजेपी, अगर विकल्प हमें मिले तो हम शायद उसकी तरफ देखें। देखिए, कुल मिलाकर के लोगों को अब ये विश्वास तो रहा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी जो बात कहती है उस पर डिटरमिन रहेंगी, या जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनकी राजनीतिक चेतना उस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से ही संचालित होती है। ऐसा तो रहा नहीं। लगता ये है कि आप अवसर के मुताबिक सारा सिलसिला करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वाला सिलसिला है ये सचमुच में ऊप का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे दूसरा दल जो सामने है, जो विकल्प के रूप में नहीं है, जो लेकिन अपनी जगह बनाने की चेष्टा करते हैं, जैसे सीपीएम है, नया दल जो निकल रहा है, आरएलपी है, ये अपनी जगह बनाने की चेष्टा करते हैं। और ये जो दोनों दल हैं इनसे लोग ऊबने लगते हैं, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट, अगर ताकत होती तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर के आ जाते हैं और फिर देखते हैं कोई गुंजाइश बनेगी तो बार्गेनिंग करेंगे। तो सौदेबाजी का ये सिलसिला कोई रोचक नहीं है, ये अनैतिक है। इस अनैतिक तरीके को रिजेक्ट किया जाना चाहिए, इसको बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि प्रजातंत्र के विरुद्ध है ये सारे सिलसिले। आप जिस तरीके से आते हैं और अपने आप को कहां ले जाके रख देते हैं। हाँ, ये है कि अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बनाते हैं, एक पार्टी अपने आप को इस तरीके से पेश करती है।
बिल्कुल ओम सैनी जी, एक और निकाय के परिणाम जो हैं वो आए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। 185 वार्डों में 92 पर निर्दलीय जीते हैं हनुमानगढ़ की यह खबर है। 5 निकायों में चौंकाने वाले नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं हनुमानगढ़ से, यह बड़ी खबर है। 185 वार्डों में 92 पर निर्दलीय, यानी बहुमत के करीब जो है वो निर्दलीय पहुंच रहे हैं। कांग्रेस को 59 और बीजेपी को 31। अब इसी पे राजेश जी, मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगा कि देखिए, जनता तो विकल्प तलाश रही है, लेकिन क्या आरएलपी विकल्प बनने को तैयार है, कोशिश कर रही है, या अभी बन नहीं पा रही है? देखिए अभिषेक जी, बड़ा सुंदर सवाल है। आज के इस नगरपालिका चुनाव के परिणाम की बात अपन इस आपके प्रतिष्ठित चैनल पे कर रहे हैं। जो घटनाएं इन नगरपालिका चुनाव के अंदर हो रही हैं, जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी के बेटा चुनाव हार गया, अजमेर के अंदर जो महापौर का, बीजेपी के महापौर का प्रत्याशी था, उसको आरएलपी ने चुनाव हरवा दिया। बहुत सारी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। तो ये सारी घटनाओं को अपन एक जगह कर करके देखें तो निस्संदेह इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान की जनता बीजेपी और कांग्रेस की कार्य प्रणाली से और इनके कामों से कतई खुश नहीं है, और वो विकल्प की ओर देख रही है। तो आरएलपी डिबेट्स की बात हो, चाहे कोई पब्लिक मीटिंग्स की बात हो, जब जब राजस्थान के अंदर विकल्प की बात होगी, आरएलपी विकल्प तो बन सकती थी। उसी बात का जवाब दे रहा हूं, जब जब राजस्थान के अंदर विकल्प की बात होगी, आरएलपी नई पार्टी है, 2 साल बने हुए हैं, 2 साल पहले हमने पार्टी बनाई। जब जब राजस्थान के अंदर विकल्प की बात होगी तो आरएलपी से ईमानदार स्वच्छ विकल्प कोई हो नहीं सकता, और राजस्थान की जनता इसको धीरे धीरे समझ रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि विकल्प आप बन रहे हैं, तो 90 निकायों में कितने में आप बोर्ड बना रहे हैं? अपने दम पे कितने बोर्ड बना रहे हैं 90 में? अभी पूरे परिणाम तो जारी नहीं हुए, अभी तो आपने आकलन किया होगा, आपकी पार्टी ने आकलन किया होगा, आपने कैंडिडेट उतारे हैं, आपने आकलन तो किया होगा ना? हाँ, कैंडिडेट बिल्कुल बिल्कुल किया है हमने। मैं आपको उसी अभिषेक जी उसी बात का जवाब दे रहा हूं। हम पिछले 26 तारीख से तो शांजापुर बॉर्डर बैठी है हमारी पार्टी, कांग्रेस वाले थोड़ी बैठे हैं वहां पे, कांग्रेस वाले थोड़ी बैठे हैं। तो हम किसान आंदोलन भी लड़ रहे हैं, उसके बीच में आकर के हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। सारी चीजें ठीक हैं। हम इस परिणाम से निसंदेह, आप जीत की ओर मत देखिए। कोई कैंडिडेट 1 वोट से जीतता है, कोई 10 वोट से हारता है, तो हारने वाला उसको भी तो जनता ने वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग उसको वोट दे रहे हैं, उनकी भी इस लोकतंत्र में भागीदारी होती है। विपक्ष की भी इस राजेश जी, मेरा लोकतंत्र सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। आपने कहा कि पार्टी आपकी 2 साल पुरानी है, 2 साल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना लिया था, ठीक है? तो विकल्प अगर जनता ढूंढती, अगर उस समय जनता को विकल्प नहीं मिलता है, तो फिर शायद हवा जिस दिशा में चल रही होती है उसी दिशा में जनता चलती चली जाती है। यह भी बड़ी हकीकत है हमारे देश की। आर तिवारी जी, अब जनता तो विकल्प तलाश रही है, और आप ये कह रहे थे कि 2 साल जो हमने काम किया, तो ये राजस्थान है। ठीक है, आता हूं फिर राजेश जी। अभिषेक जी, आपके सवाल का जवाब एक बार मत मेरे को देने दो आप। ठीक है, बोल लीजिए, फिर मैं इसका जवाब लूंगा। आर तिवारी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ये राजस्थान है। यहां बहुत सारी पार्टियां लोगों ने बनाई, कोई यूपी से पार्टी लेके आया, कोई बिहार से लेके आया, कोई दिल्ली से लेके आया। किसी पार्टी ने यहां कोई अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। तीसरे विकल्प को जनता थोड़ा कम देखती है, लेकिन अब धीरे धीरे जब से आरएलपी आई है राजस्थान के अंदर, अपनी सोच हो सकती है, जनता विकल्प ढूंढती है। जहां विकल्प जनता को मिलेगा, जनता को विकास चाहिए, काम चाहिए, ये आपकी अपनी अलग सोच हो सकती है। आर तिवारी जी, अब एक चीज अगर मैं आपसे समझू, देखिए, आप तो ये कह रहे थे कि हमने जो 2 साल में काम किया है उसका रेफरेंडम हमें मिलेगा। रेफरेंडम कहां मिल रहा है? हम ये हनुमानगढ़ में आप देखिए, भादरा में देखिए, निर्दलीय जीत जीत करके आ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों पिछड़ रही है। अभिषेक जी, मेरी बात बीच में आपने एक दूसरा अजमेर का ले लिया था। जी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान ने हर क्षेत्र में, और अभी तो ताजा है कि जो वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम पूरे देश में दिया हुआ है, उसमें भी राजस्थान अव्वल है। अन्य राज्यों के मुकाबले हमने कोरोना से लड़ाई में राजस्थान की सरकार ने नंबर 1 पर अपना स्थान बनाया, और आज वैक्सीन में भी नंबर 1 पे बनाया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी कहा था
जब पूरा देश लॉकडाउन में था, राजस्थान का लॉकडाउन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया था किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, और हालात वही थे। मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्ता हमारी है, कांग्रेस की है, और जब कोई पार्टी की सरकार होती है तो वहां ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार तो एक बनेगा, एक वार्ड में पार्टी तो एक को चयन करेगी, लेकिन अपेक्षाएं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा होती है। तो आज जो हनुमानगढ़ की 5 निकायों की आप बात कर रहे हो, वहां जो निर्दलियों का आप बढ़त बता रहे हो, उनमें से अधिकांश हमारे विचारधारा के साथी हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, हनुमानगढ़ में जो नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेंगे वो हमारे ही कांग्रेस के हैं, और हम वहां पर कांग्रेस की सरकार की नीतियां वहां निकायों तक पहुंचाएंगे, बोर्ड हमारा बनेगा। अभी आपने ओम सैनी जी को सुना होगा, आर तिवारी जी, अभी आपने ओम सैनी जी को सुना होगा। ओम सैनी जी इसी चीज का तो जिक्र कर रहे थे। ओम सैनी जी इसी चीज का तो जिक्र कर रहे थे। जानते हैं, ये मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये जो निर्दलियों की खरीद फरोख्त की बात करके वो शर्मसार की बात कर रहे थे। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की ये जुमला सरकार जब से बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इन्होंने तो शर्मसार करने से भी ज्यादा घटिया काम कर दिया है। तो खुलेआम बोलियां लगा रहे हैं। आपने देखा नहीं, लोकसभा का चुनाव होने से पहले या विधानसभा के चुनाव के अंदर जीते हुए पार्टी के विधायकों को खरीद रहे हैं। राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया केंद्रीय नेतृत्व में, और हमारे पास तो टेप है, गजेंद्र सिंह जी की आवाज है उसके अंदर। टेप का क्या हुआ? फिर आप टेप पे चले गए। आ रहा हूं, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने 23 वार्ड पर कब्जा किया है। बूंदी से यह बड़ी खबर है, 8 निर्दलीय यहां पर जीत कर आए हैं। बूंदी से यह बड़ी खबर आपको बता दें, नगर परिषद के सभी 60 वार्डों के परिणाम जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। और यहां पर बूंदी नगर परिषद, जहां पर 60 वार्ड, कांग्रेस 29 पर यहां जीत हासिल कर सकी है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है कांग्रेस को। 23 पर बीजेपी का कब्जा है, और यहां पर भी अब निर्दलीय के पास सत्ता की चाबी। आर तिवारी जी, अब बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको एक रस्म बना दी लोकतंत्र में, जबकि यह खरीद बिक्री होनी ही नहीं चाहिए। ओम सैनी जी पुराने साथी हैं, राजस्थान के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। उनका जो मन के अंदर पीड़ा है, मैं उस बात से मैं उनको अपने साथ में मिलाता हूं, और मैं भी अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूं। मुझे यह समझ नहीं आता है कि आज के डेट में जब भी सवाल पूछा जाता है तो हम क्या कर रहे हैं वो बताने से बेहतर होता है कि सामने वाले को गलत साबित कर दो, हम अच्छे हो गए। अरे साहब, पूरा देश देख रहा है ना अभिषेक भाई। आप ऑडियो टेप में पहली बात कर रहे थे, ऑडियो टेप का क्या हुआ? ऑडियो टेप का क्या हुआ? कहां गई एसओजी? कहां गए जांच? सब खत्म। कहां है वो चीजें? जब हमारे साथ, अरे जब भूल हो गई और वो वापस आ गए हमारे साथी, फिर वो गिला शिव का खत्म। जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने सब एक होने का। ठीक है सर। ओम सैनी जी, आप मैं बोलिए। ओम सैनी जी, आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि जब तक आप पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या राजनीतिक चेतना या कमिटमेंट के प्रति पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं होंगी, तब तक कोई अर्थ नहीं है। आपकी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, आप डेमोक्रेटिक पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, दूसरी कुछ और होगा, लेकिन जहां भी हैं आप कमिटेड तो रहें। आप कमिटेड ही नहीं रहते। आप एक टिकट लेने के तक तो बिल्कुल आप रहते हैं, उसके बाद फिर अपने जगह तलाशने लगते हैं कि आपको कौन सा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां कहलाती हैं, इनको इस पे बड़ा जोर देना चाहिए कि हमारे कमिटमेंट, लेकिन आप सीधा ही खरीद फरोख्त का सिलसिला करने लगे, ये निंदनीय होना चाहिए। जनता को भी समझना चाहिए, सामान्य लोगों को समझना चाहिए। हालांकि ये चुनाव तो देखिए वार्डों के चुनाव है और म्यूनिसिपैलिटी बनानी है, लेकिन वार्डों से ही सब कुछ ठीक होगा। बेहतर राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहां से ही डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हो। आरएलपी को मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मौका है, लेकिन ये मौका वो नहीं है। जनता पार्टी जब राजस्थान में बनी थी तो 1 वोट और 1 नोट की बात होती थी, लेकिन अब 1 नोट और 1 वोट की बात नहीं हो सकती। जिस तरह का माहौल बन गया है, राजनीति हम सामान्य जन की पकड़ से बहुत अलग चली गई। ऐसी स्थिति में ये सीखना पड़ेगा कि इन स्थितियों में कैसे पार्टी बनाई जाए।
तो जब तक ये नहीं बनेगी तब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो हम चर्चा कर रहे हैं। कितना हो गया तो बाड़ाबंदी करके और कैसे खरीदा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, ये कोई मजाक है, ये सचमुच में मजाक लगता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन एक बात और ओम सैनी जी आपने जो बात कही उसमें अब देखिए आरएलपी की तरफ से राजेश जी का ये कहना है कि हम तो अभी शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठे थे और भी बहुत सारी चीजों में हम उलझे हुए थे। तो जनता को जिस समय विकल्प चाहिए उस समय अगर जनता को विकल्प मिलेगा ही नहीं, और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि राजस्थान में तीसरे फ्रंट को ज्यादा कुछ रहा नहीं है, तो इसका मतलब आरएलपी एक तरफ बढ़ना भी चाहती है और एक तरफ बढ़ना भी नहीं चाहती है। देखिए ये इनकी भी समस्या है, लेकिन राजनीति, व्यवहारिक राजनीति करने के लिए आपको बहुत कुछ जुटाना पड़ता है और वो जुटाने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में लेना पड़ता है और साथ में लेके आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि जैसे आप पार्टी की रचना हुई, आप पार्टी का कोई संविधान ही नजर नहीं आता था, कोई लक्ष्य नजर नहीं आता था, भ्रष्टाचार हटाओ ये कोई लक्ष्य नहीं होता। देश में हिंदुस्तान का संविधान लागू करो, हिंदुस्तान के संविधान की गारंटियां लागू करो, उनको हासिल करने के लिए ये तो कोई बात होती। ये बात ना हो कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाने से समतावादी समाज कहां से बन जाएगा, भ्रष्टाचार हटाने से नौकरी गारंटी कहां से मिल जाएगी, भ्रष्टाचार हटाने से बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहां से मिल जाएगी। लेकिन उस मजाक के बावजूद लोग इतने उबे हुए थे पॉलिटिकल एग्जिस्टिंग पार्टियों से कि उन्होंने साफ कर दिया और आप पार्टी खड़ा कर दिया। आरएलपी के लिए भी ऐसा मौका बन सकता है। बिल्कुल, ये बेहतर मौका था, ये निकाय चुनाव शायद ये सबसे बेहतर मौका था आरएलपी के लिए। मौका कितना भुना पाई है आरएलपी, ये समझने की कोशिश करेंगे। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे।